हेलो एंड वेलकम टू स्टडी फॉर जेके एसएसबी। दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल स्टडी फॉर जेके एसएसबी में। आशा करता हूँ आप सब बहुत बढ़िया होंगे। आज की वीडियो में हम बात करेंगे मेकिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारतीय संविधान के बारे में स्टडी करेंगे। इसको किस प्रकार बनाया गया, क्या बैकग्राउंड रही थी इसके पीछे, ठीक है, वो देखेंगे। और साथ में समझेंगे कि कॉन्स्टिट्यूशन होता क्या है और इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी थी इंडिया में, ठीक है, ये पढ़ेंगे। उससे पहले बता दूं कि अगर आप जेके एसएसबी अकाउंट असिस्टेंट के लिए तैयारी कर रहे हो तो आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाओगे तो आपको वहाँ पे लगभग हर एक सेक्शन से वीडियोस जो है मिलती रहेंगी। आप उनका भरपूर फ़ायदा उठा सकते हो, जो कि बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो आइए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का सेशन, मेकिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। अब कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है पहले ये स्टडी कर लेते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन, जिसको हिंदी में संविधान कहते हैं, एक डॉक्यूमेंट होता है जिसमें क्या बताया जाता है, जिसमें डिटेल्स बताई जाती हैं कि किसी कंट्री को किस प्रकार से गवर्न किया जाता है, ठीक है, किसी कंट्री पे किस प्रकार से उसको चलाया जाता है, किस तरह से रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं जिनको फॉलो करना होता है सरकार को भी और जो लोग हैं वहाँ पे उनको भी, ठीक है। ये सबके लिए एक समान होता है। फिर इसमें ये चीज़ डिफाइन की जाती है कि जो गवर्नमेंट है कहीं वो तानाशाही ना करे, इस प्रकार से कोई ऐसा मतलब कोई गलत स्टेप ना करे। तो इसलिए कॉन्स्टिट्यूशन को बनाया गया है, जो कि गवर्नमेंट जो होती है, जो इलेक्टेड सरकार जो होती है, वो अकाउंटेबल रहती है किसके लिए, कॉन्स्टिट्यूशन के लिए, कि वो वही चीज़ करेगी जो कॉन्स्टिट्यूशन में होगा, ना कि अपनी मनमानी, ठीक है। तो मनमानी को, सरकार की मनमानी को, तानाशाही को रोकने के लिए किसको बनाया गया है, कॉन्स्टिट्यूशन को फ्रेम किया गया है, ठीक है। तो इसमें होता क्या है, सेट ऑफ रूल्स होते हैं दैट द पीपल ऑफ इंडिया हैव टू अवॉइड बाई, जो कि उन लोगों को, भारतीय लोगों को, भारत के लोगों को जिनको मानना पड़ता है, जिनको वो रूल्स होते हैं जिनके अंतर्गत ही उनको अपने काम करने होते हैं, ठीक है। तो ये जरूरी नहीं है सिर्फ लोगों के लिए होता है, ये हर एक इंसान के लिए जो भी इंडिया में होगा उनके लिए होगा, और साथ में जो हमारी सरकार है उसके लिए भी होगा कि उनको भी एक रूल्स होते हैं, सेट ऑफ रूल्स होते हैं जो उनको फॉलो करने होते हैं जबकि वो पावर में हो, ठीक है। तो ये सबको मानना पड़ता है, ये होता है कॉन्स्टिट्यूशन। नेक्स्ट चलते हैं, फ्रेमिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। अब जब इसको फ्रेम किया गया तो किस तरह से फ्रेम किया गया, मतलब इसको किस प्रकार से बनाया गया। पहले इसकी बैकग्राउंड को समझ लेते हैं कि इंडिया जो था कम से कम लास्ट 200 साल से गुलाम रहा था ब्रिटिशर्स का, ठीक है। इंडिया जो था गुलाम था ब्रिटिशर्स का। तो फिर धीरे धीरे इंडिया में क्या हुआ कि जैसे नेशनलिज्म की भावना लोगों में आई, लोगों ने आज़ादी की मांग उठाई, लोग आज़ाद हुए, ठीक है। तो इस दौरान जब ब्रिटिशर्स इंडिया में राज कर रहे थे तो उन्होंने हमारे इंडिया में बड़ा सारा इंफ्रास्ट्रक्चर जो था उसको डेवलप किया। जैसे उन्होंने रोड्स बनाए, रेलवेज बनाए, टेलीग्राफ बनाए। तो ये सब किसकी देन है, अंग्रेजों की ही देन है, ठीक है। वेस्टर्न एजुकेशन को उन्होंने इंडिया में इंक्लूड किया। तो जिससे क्या हुआ कि लोगों में नेशनलिज्म की भावना जो थी वो रेज हुई। फिर लोगों ने क्या किया, स्ट्रगल किया, लोगों ने मतलब लड़ाई लड़ी ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट, ठीक है। वो जो वार ऑफ इंडिपेंडेंस है वो चली। तो बाद में 1947 को आखिरकार भारत को आज़ादी मिल गई, ठीक है। तो अब हम देखते हैं इसको कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कैसे बना। बैकग्राउंड अगर समझोगे आप तो यही है कि 1934 में आइडिया ऑफ कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली ये दिया था कि हमें कॉन्स्टिट्यूशन चाहिए। उसके लिए एक आइडिया दिया कि क्या बनाओ, कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली बनाओ, ठीक है। ये जो आइडिया था वो दिया था एम एन रॉय ने एक आइडिया दिया कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली बनाने को। कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली किस लिए, ताकि वो क्या बना सके, कॉन्स्टिट्यूशन बना सके, ठीक है। एम एन रॉय ने ये आइडिया दिया कि हमें कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली बनानी पड़ेगी, जिसका मेन काम जो होगा वो क्या होगा, टू फ्रेम द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को फ्रेम करना, ठीक है। 1935 को क्या होता है कि आईएनसी ने डिमांड कर दिया। आईएनसी मतलब इंडियन नेशनल कांग्रेस, जो कि सबसे बड़ी पार्टी थी तब इंडिया में, जो कि लीड कर रही थी नेशनल मूवमेंट को। उन्होंने भी इस चीज़ की डिमांड करी कि हमें कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली चाहिए, सो दैट कि हम अपना कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम कर सकें,
ठीक है, क्योंकि उनके मन में था कि हमें आज़ादी मिलेगी और जब अब हमें आज़ादी मिलेगी तो हम क्या करेंगे, हम अपनी कंट्री को किस प्रकार से गवर्न करेंगे। तो उसको गवर्न करने के लिए क्या चाहिए, कॉन्स्टिट्यूशन। तो उसकी डिमांड जो थी अब उठने स्टार्ट हो गई थी। 1940 में क्या हुआ, अगस्त ऑफर आया जिसने ये चीज़ एक्सेप्ट कर ली। ठीक है, प्रेशर था उस टाइम ब्रिटिश पे, क्योंकि तब वर्ल्ड वार चल रहा था, तो इसलिए उन्होंने इस चीज़ को भी प्रेशर में एक्सेप्ट कर लिया कि हाँ ठीक है कि हम आपको कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाने देंगे। ठीक है, 1946 को क्या हुआ कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो थी कॉन्स्टिट्यूट हो ही गई अंडर कैबिनेट मिशन प्लान। तो एक कैबिनेट मिशन प्लान आया जिसके अंतर्गत कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो थी उसको कॉन्स्टिट्यूट किया गया, बनाया गया। उनको बोला गया उनको बोला गया कि आप कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाओ। ठीक है, उसको बनाओ जिसका मेन वर्क होगा वो क्या होगा, टू फ्रेम द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, तो अब इसको जब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जब बनानी है तो उसके कुछ मेंबर्स होंगे। तो वो जो मेंबर्स थे उसकी टोटल स्ट्रेंथ थी 389। ठीक है, टोटल स्ट्रेंथ कितनी थी, 389। आपको याद रखना है 389 वाज द टोटल स्ट्रेंथ ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। ठीक है, सीट्स अलॉटेड टू ब्रिटिश इंडिया। अब ब्रिटिश इंडिया मतलब वो जो प्रोविंस जहाँ पे ब्रिटिशर डायरेक्टली रूल करते थे, वहाँ पे जो सीट्स थी, उन राज्यों को जो सीट्स दी गई थी वो थी 296। ये याद रखना है, वो वाले प्रोविंस जहाँ पे ब्रिटिश डायरेक्टली रूल करते थे, जिनको वो डायरेक्टली देखते थे, वो थे 296 सीट्स। ठीक है, और वो जो सीट्स प्रिंसली स्टेट्स थी, अब इंडिया में कुछ प्रिंसली स्टेट्स थी, उनको जो सीट्स मिली वो मिली 93। बट जो प्रिंसली स्टेट्स थे उन्होंने सीधे सीधे मना कर दिया कि हम कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में इन्वॉल्व नहीं होंगे, क्योंकि उनको लगता था कि हम क्या करेंगे, हम अलग से अपना देश बना लेंगे। उनको ऐसे लगता था, प्रिंसली स्टेट के जो राजे महाराजे थे, राजे रजवाड़े थे, वो इसी में थे कि हमें अपना खुद का देश बना लेंगे अपनी, जब अंग्रेज चले जाएंगे। ठीक है, तो फिर ये जो सीट्स थी, क्योंकि 93 जो प्रिंसली स्टेट्स को सीट्स मिली थी, उन्होंने तो सीधे सीधे बोल दिया कि हम इस चीज़ में इन्वॉल्व नहीं होंगे, हम कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेमवर्क जो है उसमें इन्वॉल्व नहीं होंगे। ठीक है, उन्होंने मना कर दिया। बची 296 सीट्स, उस पर अब क्या हुआ, इलेक्शन हुए। ठीक है, 296 सीट्स जो थी, जो कि अलॉटेड थी ब्रिटिश इंडिया को। ठीक है, दो वो वाले प्रोविंस जो कि डायरेक्टली गवर्नड बाई ब्रिटिशर्स, तो उनमें इलेक्शन होता है 296 सीट्स पर, जिसमें से कांग्रेस जो है 208 सीट 208 सीट जीत जाती है कांग्रेस, और मुस्लिम लीग जो है वो 73 सीट्स ही जीत पाती है। बाकी कुछ इंडिपेंडेंट मेंबर थे जो कि 15 सीट्स जीतते हैं। तो ये जो एलोकेशन ऑफ सीट्स हुई थी वो कैसे हुई थी, वो हुई थी 10 लाख लोगों पे एक मेंबर। ठीक है, 10 लाख लोगों पे एक मेंबर, और इसके इलेक्शन कराए गए बाय सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। ठीक है, तो इनके इलेक्शन कराए गए, तो इनको जो है कांग्रेस जो है उसको 208 सीट मिली, मुस्लिम लीग को 73 सीट्स मिली हैं, और इंडिपेंडेंट 15 सीट्स आती हैं। तो ये आ गया आपका इलेक्शन। फिर उसके बाद क्या होता है, अब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो है वो बन गई है, क्योंकि उसमें 93 ये वाले तो नहीं आए। ठीक है, अच्छा, फिर क्या होता है, अब जब असेंबली बन गई तो अब इसकी वर्किंग स्टार्ट हो गई। तो अब इसकी वर्किंग जो इसकी फर्स्ट मीटिंग थी वो होती है 9 दिसंबर 1946 को। ठीक है, 9 दिसंबर 1946 को इसकी फर्स्ट मीटिंग होती है, जिसमें डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जो है उनको फर्स्ट प्रेसिडेंट बनाया गया। ठीक है, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जो है उनको टेम्पररी प्रेसिडेंट बनाया गया। टेम्पररी, वो परमानेंट नहीं थे, टेम्पररी प्रेसिडेंट थे, प्रोविजनल प्रेसिडेंट थे ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। उनको सिर्फ सम्मान देने के लिए, क्योंकि वो एज्ड थे, तो सीनियर मेंबर थे, तो इसलिए उनको सम्मान देने के लिए उन्होंने एक दिन के लिए उनको चेयरमैन बना दिया। तो फर्स्ट जो मीटिंग हुई उसको मुस्लिम लीग ने बिल्कुल बायकॉट कर दिया। वो इसलिए बायकॉट किया क्योंकि वो चाहते थे कि हमें अलग से कंट्री मिले, हमें अलग से कंट्री देश बनाना है जिसका नाम पाकिस्तान होगा। ठीक है, फिर नेक्स्ट आ जाते हैं आगे 11 दिसंबर 1946। 11 दिसंबर 1946 को क्या हुआ, अगली मीटिंग हुई। जब अगली मीटिंग हुई तो उन्होंने
क्योंकि जो पहले प्रेसिडेंट थे सच्चिदानंद सिन्हा वो टेम्पररी प्रेसिडेंट थे, उनको सिर्फ सम्मान देने के लिए ही बनाया गया था। तो फिर इसमें उन्होंने अपने जो परमानेंट प्रेसिडेंट हैं उनको चुना। ठीक है, परमानेंट प्रेसिडेंट किसको चुना? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। ठीक है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो कि भारत के पहले प्रेसिडेंट भी बनते हैं। इसके बाद उन्होंने वाइस प्रेसिडेंट चुना, वो किसको चुना? HC मुखर्जी। ठीक है, एडवाइजर चुने BN राव। एडवाइजर ध्यान रखना है, एडवाइजर चुना उन्होंने BN राव को। ठीक है, फिर 13 दिसंबर 1946 को क्या होता है? ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन पास किया जाता है, जिसको प्रेजेंट करते हैं जवाहरलाल नेहरू, जो कि भारत के पहले प्रधानमंत्री बनते हैं। ठीक है, 13 दिसंबर 1946 को ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन पास किया जाता है, जिसको अडॉप्ट भी कर लेते हैं यूनानिमसली। इसका मतलब ये था, ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन का मतलब यही था कि जो फंडामेंटल और जो फिलॉसफी होगी टू कॉन्स्टिट्यूट द कॉन्स्टिट्यूशनल, ठीक है, कि मतलब क्या किस फंडामेंटल के आधार पे, किस फिलॉसफी के आधार पे हम कॉन्स्टिट्यूशन बनाएंगे, उसको कहते हैं ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन। कि हमारा ऑब्जेक्टिव क्या होगा, ठीक है, किस प्रकार के ऑब्जेक्टिव्स होंगे, किस प्रकार का हमारा कॉन्स्टिट्यूशन होगा, पहले ये तो पता होना चाहिए। तो इस चीज़ को प्रेजेंट करते हैं जवाहरलाल नेहरू, जिसको अडॉप्ट कर लेते हैं सारे जने यूनानिमसली, और फिर हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है उसको बनाने की जो प्रक्रिया है वो शुरू हो जाती है। तो ड्राफ्टिंग कमेटी, फिर अलग अलग कमेटीज़ बनती हैं। ठीक है, जो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली है वो क्या करती है? अलग अलग कमेटीज़ बनाती है। उन कमेटीज़ को डिफरेंट टास्क जो है वो दिए जाते हैं। तो जो मेन था वो था ड्राफ्टिंग कमेटी, जिसका काम था ड्राफ्ट करना कॉन्स्टिट्यूशन को। वो जो कमेटी थी उसके जो चेयरमैन थे वो थे डॉक्टर BR अम्बेडकर। ठीक है, डॉक्टर BR अम्बेडकर जिनका ये चेयरमैन थे। इनको बोला गया था कि इनके साथ 8 मेंबर्स और थे, इनको यही बोला गया था कि आपका मेन काम जो है वो इसको ड्राफ्ट करना है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को। ठीक है, फिर क्या होता है, जो टाइम लगता है, ये ध्यान रखना है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बनाने में जो टाइम लगता है वो है 2 ईयर 11 मंथ्स एंड 18, सॉरी मैंने गलत लिख दिया यहाँ पे। ठीक है, 2 ईयर्स 11 मंथ एंड 18 डेज, यहाँ पे डेज आएगा। ठीक है, तो 2 साल 11 महीने और 18 दिन जो हैं, 18 दिन लगते हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बनाने को। ठीक है, 26 नवंबर 1949 को हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बन के तैयार हो जाता है। इसको अडॉप्ट भी कर लिया जाता है और इनेक्ट भी हो जाता है। ठीक है, इसको अडॉप्ट किया जाता है, ये ध्यान रखना, इसको अडॉप्ट किया जाता है। पर ये केम इनटू फोर्स कब आया, मतलब इसको पूरी तरह से लागू कब किया गया? 26 जनवरी 1950 को, जब संविधान जो है 26 नवंबर 1949 को बन जाता है, तैयार हो जाता है। ठीक है, फिर इसको 26 जनवरी 1950 को ही लागू क्यों किया जाता है? तो ये चीज़ बता देता हूँ, इसके पीछे भी एक वजह है। वो ये है कि जब लाहौर सेशन होता है 31 दिसंबर 1929 को लाहौर सेशन होता है। ठीक है, लाहौर सेशन होता है रावी नदी के किनारे लाहौर में, जो कि अब पाकिस्तान में है। वहाँ पे INC का, इंडियन नेशनल कांग्रेस का सेशन होता है। वहाँ पे क्या होता है कि 26, वहाँ पे ये डिसाइड करते हैं कि 26 जनवरी 1930 को हम पूर्ण स्वराज डे जो है उसको मनाएंगे। 26 जनवरी उन्होंने एक डे सेलेक्ट किया 26 जनवरी 1930 को, कि हम क्या मनाएंगे? पूर्ण स्वराज, मतलब कंप्लीट इंडिपेंडेंस, इस दिन को मनाएंगे। और तब से ये जो दिन है 26 जनवरी, इसको वो हर साल मनाते रहते थे कंप्लीट इंडिपेंडेंस के रूप में, मतलब पूर्ण स्वराज के दिन में इसको मनाते रहते थे। तो इस दिन अपना झंडा वो लहराते थे। ठीक है, तो इसलिए ये जो डेट थी 26 जनवरी, ये मतलब काफ़ी हिस्टोरिकल डेट थी। तो इस डेट को कोमेमोरेट करने के लिए उन्होंने क्या किया, इस चीज़ को तभी जाके उन्होंने 26 जनवरी 1950 को 1950 को ही हमारा जो संविधान था उसको लागू कराया था, इस दिन इसलिए। ठीक है, 26 जनवरी 1950 को, 26 जनवरी जो मेन डेट है ये इसलिए है क्योंकि इस डेट को वो पूर्ण स्वराज घोषित कर चुके थे, और इस दिन को हर साल वो पूर्ण स्वराज कंप्लीट इंडिपेंडेंस के रूप में मनाते थे। ठीक है, तो इससे पहले क्या हुआ कि 24 जनवरी 1950 को जो फाइनल सेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वो होता है। अब फाइनल जो सेशन है उसमें क्या होता है, नेशनल एंथम जो है उसको अडॉप्ट करते हैं, नेशनल सॉन्ग को अडॉप्ट करते हैं, और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो हैं उनको फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया भी बना देते हैं। तो ये सारा काम जो है
24 जनवरी 1950 को होता है और 26 जनवरी 1950 को हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बिल्कुल तैयार और सब लोगों पे बिल्कुल लागू हो जाता है। ठीक है, तो ये था हमारा मेकिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो मैं आशा करता हूँ आपको ये हमारा लेक्चर पसंद आया होगा। बाकी वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आपको हमारी बाकी वीडियोस की नोटिफिकेशन आती रहे। ठीक है, तो हाँ, आप हमें टेलीग्राम पे हमारे साथ जुड़ सकते हैं। हमारे टेलीग्राम चैनल को आप सर्च करोगे टेलीग्राम ऐप पे, तो आप वहाँ पे सर्च कर सकते हो स्टडी फॉर JKSSB, ये वाला लोगो जो है आपको मिल जाएगा। हमारा चैनल है, वहाँ पे हम डेली क्विज डालते हैं, करंट अफेयर्स डालते हैं और बाकी जो भी PDF वगैरह नोट्स होते हैं वो भी वहाँ पे मिल जाएंगे आपको। तो उम्मीद करता हूँ आपको हमारा सेशन पसंद आया होगा। थैंक यू।